बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं नाहिद चौधरी। हम दोनों की तरफ से आपको सिचुएशन रूम की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि सिचुएशन रूम में हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर बुज़दिल दुश्मन की तरफ से हमला किया गया रात की तारीकी में, और इस बार इसराइली साख्ता ड्रोन के ज़रिए से यह हमला हुआ है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर पहले बुज़दिलाना हमला हुआ, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और भारतीय 3 राफेल समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया गया। उसके बाद जाहिर है कि भारतीय फ़िज़ाइया के अंदर, भारतीय अफवाज के अंदर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन मौजूद है, और अब इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के करीब जो सरहद है, पाकिस्तान की जो सरहद है, उससे तमाम तैयारों को दूर कर दिया गया है। और फिर जाहिर है कि इन तैयारों का जो हाल हुआ है वो हमने देखा है, क्योंकि ये इस फ़ाइट के बारे में, ये जो फ़ाइट हुई है पाकिस्तान और भारतीय तैयारों के दरमियान, ये इसको तारीख़ की बड़ी एक फ़ाइट करार दिया जा रहा है कि 1 घंटे तक ये जारी रही और इसमें 120 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी तादाद थी तैयारों की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जिस अंदाज में भारतीय तैयारों को हिट किया और अपनी सरहद के अंदर रहते हुए हिट किया, वो शानदार मिसाल है और पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि वो राफेल के जिसके बारे में भारत शायद 2019 में कह रहा था कि अगर ये राफेल हमारे पास होते तो अभिनंदन वाला वाकया ना होता, राफेल आ भी गए, बड़ी टेक्नोलॉजी थी। पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ तो 3 राफेल गिरा दिए गए। भारत को ये बात समझनी होगी कि दरअसल ये मशीन नहीं है, बल्कि मशीन के पीछे, मैन बिहाइंड द मशीन वाली बात है। दरअसल भारतीय राफेल के अंदर जो पायलट बैठे हुए हैं वो सारे के सारे अभिनंदन हैं, वो सब के सब अभिनंदन हैं। जब तक अभिनंदन बैठे रहेंगे उनका यही हाल रहेगा। दूसरी तरफ पाक फिजाइया में जज्बा है, जोश है, जुनून है और जाहिर है ईमान की ताकत है। तो हमने उस ताकत के जरिए और अपनी पुरजोश तैयारी, पुरजोश जज्बे के साथ हमने भारतीय तैयारों को गिराया है, और भारत जो है वो एक बार मुसलसल कंफ्यूजन का शिकार है। जी बिल्कुल, और बड़ी आपने अच्छी बात की है जावेद साहब कि जो राफेल हैं वो जाहिर है टेक्नोलॉजी, या राफेल ने खुद तो जाके अटैक नहीं करना है, उसमें जो पायलट होता है उसको बहुत काबिल होना चाहिए, उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ गया है कि भारत को सोचना पड़ेगा कि अगर आप राफेल जैसे तैयारे ख़रीद रहे हैं तो साथ साथ अब पायलट भी ख़रीद लें, क्योंकि आपके पास अभिनंदन जैसे पायलट्स के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से अपने एयर डिफेंस में एक सुपीरियरिटी जो है, उसको एक एज जो है वो हासिल रहा है, और उसी का ये सबूत है। अभी भी हमने देखा कि जिस तरह से अटैक किया गया और 80 से ज़ायद उनके जो है तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसहाक डार साहब ने कहा कि अभी तो हम 10 गिरा सकते थे, लेकिन हमने 5 पर ही इक्तिफा कर लिया। उसके बाद की जो सारी सिचुएशन है, अगर उसको हम देखें, अब इतनी बौखलाहट है, इतनी घबराहट है, इतना नुकसान हो चुका है कि अब अपनी आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को इस वक्त सेटिस्फाई करने के लिए फिर हमने देखा कि ये जो 31 ड्रोन इन्होंने यहाँ मारे, इसराइली साख्ता, और उसको जिस तरह से गिरा दिया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ये भी यकीनन एक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन वो खुद भी बौखलाहट का शिकार हैं। हमारे आपने जब मिसाइल मारे शहरी आबादी पर, हमारे लोग खौफजदा नहीं हुए, हमारी तो आम आवाम बाहर निकल पड़ी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। तो आप हमारी आम आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस तो बहुत दूर की बात है, वो तो शायद आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। उसी बौखलाहट में शायद आवाम में आप बेचैनी पैदा करना चाहते थे, डर खौफ पैदा करना चाहते थे, जिसकी वजह से अब आप ड्रोन की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये इसमें आपकी नाकामी जो है वो पहले से तयशुदा है। अभी आपको जवाब नहीं दिया गया है, अभी सिर्फ हमारी एक डिफेंस था, हमने अपना बचाव किया था, दिफा किया था। लेकिन अब जब आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तो आपकी आने वाली बहुत सारी नस्लें याद रखेंगी। जिन्होंने आपको राफेल बेचे थे वो भी पछता रहे हैं कि 18% शेयर्स जो हैं वो राफेल के इस वक्त जो हैं वो गिर चुके हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं।
हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब, सीनियर एंकर हैं, सीनियर तजियाकार हैं और बड़ी ग्रिप है इनकी सब्जेक्ट पे भी। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। उसके अलावा सैयद मूसा साहब आयर एक्सपर्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे और बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया इसको किस तरह से देख रही है यकीनन हम उनसे समझेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब से। आमिर मसूद साहब, एक इसमें हमने देखा, एक तो ये ड्रोन भेजे, इसराइली साख्ता ड्रोन भेजे, फिर एक और भी साजिश की गई, खुद पंजाब के अंदर उन्होंने खुद ड्रोन अटैक किया और उसके बाद प्लान ये था कि पाकिस्तान पे साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। और जो वहां पर पंजाब के अंदर सिख जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं भारतीय फौज के मुकाबले में, और भारतीय फौज को वो कह रहे हैं कि यहां से आप अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान पे, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की है। ये जो रात को डेवलपमेंट हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये जो अभी ड्रोन वाला सिलसिला इन्होंने जो शुरू किया है, ये एक नई डेवलपमेंट है और इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो इनके तैयारे, जो आपने भी जिक्र किया कि जो इनको नुकसान उठाना पड़ा राफेल का, और उसमें काफ़ी सारा इनके तैयारे गिरे इन द फर्स्ट आवर ऑफ द बैटल। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मॉडर्न बैटल के लिहाज से, मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक यूनिक इंगेजमेंट थी जो कि हुई, और इस बड़े पैमाने पे अभी पिछले अगर आप सालों में देखें तो कोई इतनी बड़ी बैटल हुई नहीं कि जिसमें इतने ज़्यादा जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया हो। इवन अज़रबैजान, आर्मीनिया और यूक्रेन वगैरह की जंगें और सीरिया वगैरह की, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे जंग हुई और जिसमें इंडिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, अपनी एयरफोर्स को। नुकसान के अलावा इनकी एक जो एक साख बनी हुई थी उसको नुकसान हुआ, और एक इज्जत और बेइज्जती वाला एलिमेंट भी जो थोड़ा बहुत इनका पुलवामा के बाद रह गया था, तो वो भी बिल्कुल पाश पाश हो गया। इनका जो तिलिस्म था एक, जो इन्होंने राफेल के जरिए भी बनाने की कोशिश की थी, तो इस नुकसान के बाद अब उन्होंने अपनी एयरफोर्स को और उन जहाज़ों को पीछे कर लिया है और ड्रोन्स को आगे कर दिया है। और ये ड्रोन्स अब ये इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ये नज़र आए हैं इनकी एम्प्लॉयमेंट। इनके पास ड्रोन्स मौजूद हैं जो इसराइल साख्त के भी हैं और अमेरिका से भी इन्होंने लिए हुए हैं, जिनकी परवाज़ हाई ऑल्टीट्यूड भी हैं, लो ऑल्टीट्यूड वाले भी हैं, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स भी हैं, सर्विलेंस वाले भी हैं, वेपन भी कैरी कर सकते हैं, मिसाइल वगैरह। सो काफ़ी सारे ड्रोन्स इनके पास मौजूद हैं जो हमारे पास भी मौजूद हैं, और हमारे पास इनके एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे तरह से मौजूद है जो कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों डोमेन्स में मौजूद है, और जिसकी वजह से आपने देखा कि इनके काफी सारे ड्रोन्स को हमने गिराया भी। ठीक है, कोई तो ये वाला टेक्निकल इशू सिलसिला है, चलता आमिर रहेगा, मसूद साहब लेकिन हम ये सही तरह देखने से की सुन नहीं पा रहे हैं। जवाद फैज़ी साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जवाद फैज़ी साहब, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा और जिस तरह से किया गया इसका आगाज़, इस जंग का आगाज़, वो भी बड़ा शर्मनाक था। आपने शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया, कोई कवायद व ज़वाबित जो है वो जंग के आपने नहीं सामने रखे, और आखिरी जो हरबा था वो आपने पहले इस्तेमाल कर लिया। ये यकीनन एक बड़ी बुज़दिली की बात है, डरपोक दुश्मन है हमारा, और उसके बाद अब जाहिर है कि अब इतना नुकसान मज़ीद आप नहीं उठा सकते थे कि आप बार बार जो अपने जहाज़ भेजते रहें और उनको गिरवाते रहें। फिर अब आपने ये भेजे हैं, ड्रोन भेजे हैं, और ड्रोन के हवाले से भी ये जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं, इनको जिस तरह से हम कहते हैं कि जहाज़ राफेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन भी उसी किस्म के हैं, लेकिन हमने वो भी मार गिराए। देखिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की ना कि फ्रांस को भी शर्मिंदगी हो रही थी कि किन्होंने जहाज़ दे बैठे हैं, कि उन्हें तो उड़ाने ही नहीं आ रहे, इसी तरह इसराइल को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि जिसने इस खित्ते में आके उसी तर्ज पे हिंदुस्तान ने भी इसराइली तर्ज पे, आपने देखा मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह घरों को मुनहदम किया गया, तबाह किया गया, और फिर उससे बढ़ के ये देखिए कि इसराइल ने वहाँ बैतुल मक़दस हो, किबला अव्वल हो, या वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हों, मासूम बच्चे हों और शीरखार बच्चे हों, उनको भी शहीद किया, माओं को शहीद किया, बुज़ुर्गों को
को शहीद किया, और फिर जिस तरह तौहीन की गई है हमारे इस हिंदुस्तानी हमले में कि कुरान पाक शहीद हुए, मसाजिद को निशाना बनाया गया। देखिए, हमारा मजहब ये कहता है कि किसी की इबादत गाह को जंग में भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, खवातीन का लिहाज किया जाए, बच्चों का, बुजुर्गों का एहतराम और लिहाज रखा जाए। हम तो जंग में भी ये नहीं करने वाले, लिहाजा हमें उस सतह पे लाके खड़ा करने की कोशिश की गई है। और पाक फौज की जानब से बड़ा वाज़े पैगाम, पहले वज़ीर आज़म का कल आपने कौम से खिताब देखा, फिर DGISPR की बात, वज़ीर इत्तलात का कुछ कहना हो, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात हो, वज़ीर दिफा की बात हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, एक पेज पे नहीं आ गए कि एक एक कतरे का खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम तो रखा है ना सिंदूर। हम इनकी मांग में सिंदूर भरेंगे और वो अपने सब्ज हिलाली कलर से भरेंगे, उस रंग से भरेंगे जो खुर्चा भी नहीं जा सकेगा, उतारा भी नहीं जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि हमने इनको बारहा दफा ये कहा कि आप तहकीकात में शामिल हो जाए, बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात कर ली जाए, अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात कर ले और इस किस्म की तहकीकात हो कि पार्टीबाजी ना हो। उसको भी तस्लीम नहीं किया गया, उसको भी नहीं माना गया, कुछ सबूत नहीं हमें दिया गया। पहले पुलवामा वाला केस था, उसमें कोई सबूत नहीं दिया जा सका। और खुद हिंदुस्तान के अंदर से जिस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं और इनके मुंह पे जिस तरह चपेड़े और थप्पड़ रसीद हो रहे हैं कि सबूत तो दो, अगर तुमने कुछ किया भी है जाके तो तब भी, या उन्होंने कुछ किया है तो सबूत चाहिए। लिहाजा वो सबूत नहीं दे सके। बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर देखा जाए थू थू हुई है, लेकिन ये जो काम हिंदुस्तान ने किया है कि जहां जहां वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ लेके गए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर्संस को, क्या ये देखिए कौन सा यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप है, कौन सी दहशतगर्दी है। लिहाजा जानबूझ के वहीं उन्होंने किया। वहां कौन सा ईंधन निकला है जी, वहां कौन सा फ्लेमेबल ऐसी कुछ चीजें थी, गोला बारूद था जो ट्रेनिंग देने के लिए रखा हुआ था या जहाद के लिए रखा हुआ था, या हमारे दहशतगर्दी जो हम पे जो इल्जाम है उसके हवाले से कोई एक सबूत मिल सका है? नहीं मिला। लेकिन जो मसाजिद को शहीद किया गया, इबादत गाहों को शहीद किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, कुरान के और आग की तौहीन हुई है, और हमारे बच्चे, वो क्या कसूर था 5 और 7 साल के बच्चे का, ये खून रायगा नहीं जाएगा। और इनको पूरा पूरा, जिस तरह मैंने कहा ना कि पूरा पूरा बदला। और ये बात हमने हमेशा ये कही है कि हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये बात आखिरी जुमला में ये जरूर कह दूं कि इनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हमें हमारी तालीमात कहती हैं कि बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन का ख्याल रखा जाए, दरख्तों का, अजनास का ख्याल रखा जाए, तो फिर हमें यह भी कहा गया है कि फिर कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और हाथ के बदले हाथ होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने ये पहले ही पाकिस्तान कह चुका है कि हम अपने वक्त का तयन करेंगे, जगह का तयन करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे। सैयद मूसा साहब आपकी तरफ आएंगे। मूसा साहब आप फरमाइएगा, आलमी सतह पर भी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है जो भारत ने जो कुछ किया है, क्योंकि पहले भी भारत ने जब वहां ब्रीफिंग दी शुरू में, जब ये वाकया हुआ तो उसमें भी सफीरों ने बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया कि भारत किसी भी किस्म के शवाहिद नहीं दे सका। वो बस एक स्टेज सेट कर रहा था पाकिस्तान पर हमले के हवाले से और पाकिस्तान के खिलाफ शरारत करने के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वो एम्बैरेसमेंट की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि इंडिया ने अपनी तरफ से एक टैक्टिक के तौर पर यूज करने की कोशिश की थी कि जी हम इस किस्म का अटैक भी कर लेंगे, हमें रेजिस्टेंस भी कोई नहीं आएगी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को, पाकिस्तान की जो सेंसिटिविटीज हैं, उनके लोग, उनकी जानों को हम ग्रांटेड ले सकते हैं और हम लोगों को बता देंगे कि जी हम बात आपसे करेंगे, बताएंगे कि जी ये चीजें हुई हैं और आप फेस वैल्यू पे ले जाएंगे। वो नैरेटिव कंप्लीटली फ्लैटन आउट हो चुका है। जिन सफीरों की आप बात करें वो आए, उन्होंने शिरकत की, पर उनकी तरफ से जो सेंटिमेंट्स आए उसका कोई यही पता लगता है कि जी नेशनल लेवल पे जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है तो इंडिया का ये जो घिसा पिटा नैरेटिव है पाकिस्तान, दहशतगर्दी, कश्मीर, रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर बाय इन जो है जो होना चाहिए वो हमें हर लम्हा कम से कम होता नजर आ रहा है। और आप अमेरिका की तरफ अगर देखें तो बहुत दफा इंडिया की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ हल्का हाथ रख के इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ अलाइन हो सकता है। बट आपने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सिग्नल देख लिया है कि जी इस वॉर को जल्द से जल्द रोका जाए, और ये काफी शर्मनाक किस्म की एक अटैक्स की डेमोन्स्ट्रेशन थी इंडिया की तरफ से। तो इंडिया को अगर जिस लिहाज से भी देखें इंडिया को उनकी इंटरेस्ट के लिए आंसर करना पड़ेगा। बहुत देर से आपने कश्मीर के इस रेजिस्टेंस को पैदा किया, 7 से 8 मिलियन की करीब जो आपकी फौज है वो किस लिए वहां पे एम्प्लॉय हुई है।
और जब इंटरनली जब आपकी रेजिस्टेंस आती है, आप पाकिस्तान की तरफ अटैक करते हैं। आपने उन साइट्स की बात की जिनके ऊपर अटैक्स हुए, और जो इंडिया ने कहा कि जी ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं, भाई ये वही 2019 की प्लेबुक है जिसके अंदर आपने अटैक्स किए, जिसका ना आपको किसी किस्म का फायदा मिला और ना ही उसका कोई दहशतगर्दी के साथ लिंक मिला। हाँ, हमें ये मजीद सबूत मिला कि जी इंडिया जो है ये कश्मीर के प्रीटेक्स्ट को इस्तेमाल करके, उन लोगों की जानों की जो इंटरेस्ट उनको इस्तेमाल करके प्रीटेक्स्ट बना के पाकिस्तान की तरफ अटैक्स करता है। मेरे नजदीक पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स जो अभी जो मुंह तोड़ आना है और जो अभी तक आया है, उससे दो तीन चीजें वाजे होती हैं। पहली बात यह है कि इंडिया की तरफ ये जो नैरेटिव एक्सपेक्टेशन रही है ना कि आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को गारंटी ले लेंगे पर आपको किसी किस्म के अंजाम का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो बाय द आवर उस नैरेटिव को फ्लैटन आउट करता है। प्यारे आपसे चलते नहीं है, ड्रोन्स आप भेज देते हैं। ये जो इजरायली हेरफ ड्रोन्स की आपने बात की है, काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में आती है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरफ इंडिया ने ये अभी स्टेटमेंट भी निकाल के नैरेटिव दिया कि जी हमने उनको फ्लैटन आउट करने की कोशिश की है, पर जो हकायक है वो कुछ और हैं कि जी 25 के करीब इन सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्ट्रेंथ्स हैं उसके नजदीक ये बिल्कुल एडअप नहीं होते। तो आई थिंक इंडिया को फास्ट अलर्ट पे होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल यही है कि इनफ इज इनफ, और हम किसी भी इंतहा तक जा सकते हैं अपने शहीदों की, अपने लोगों की, अपने मुल्क की सलामियत की के दिफा करने के लिए। ठीक है आमिर मसूद साहब, सर ये बताइएगा कि 5 आपने अपने तैयारे गिरवा लिए, मोराल जो है वो ऑलरेडी डाउन था, आपकी फौज तो लड़ना ही नहीं चाह रही थी, जिस तरह से उसके अंदर डिवीजन और जो खबरें आ रही थी वो हमारे सामने है। हमारे तो एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम 20 लाख जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी इस वक्त यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जंग हुई, कोई ऐसा मामला हुआ तो कोई छोटी भी अगर खिदमत हमें करनी पड़ी, हमें कोई काम सौंपा गया तो हम अपने फ़राइज़ मुल्क के लिए अदा करेंगे। एक तरफ तो ये जज्बा है, दूसरी तरफ जब आप लड़ना नहीं चाहते थे, 5 तैयारे गिर गए, बिल्कुल आप डाउन हो गए, फिर आप मजबूर हो गए कि अब आप ड्रोन फेंकना शुरू कर दें, वहां पर भी आपको नाकामी जो है वो नजर आ रही है। तो सर इस वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा वहां पर? एक तरफ तो जज्बा है और वो बहुत बुलंद है, मोराल बहुत हाई है, लेकिन दूसरी तरफ हर किस्म की हजीमत उठानी पड़ रही है। और आमिर साहब ये भी ऐड कर लीजिएगा, आप खुद वॉइस एयर चीफ रहे हैं, वहां पे एक तो वॉइस एयर चीफ गए, एक नॉर्दर्न कमांड के जर्नल गए, एक उनके नेशनल जो इंटेलिजेंस है उसके डायरेक्टर जनरल थे वो भी गए, ये मोराल का हाल था। जी देखें, जहाँ तक मोराल की बात है ये तो आप जानते हैं और मेरे ख्याल में दुनिया जानती है कि मोराल के लिहाज से इंडिया की हमेशा से फोर्सेस जो हैं वो बहुत उनका लो मोराल रहा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। स्पेशली पिछली दफ़ा जो आप देखें कि जो पुलवामा में हुआ और उन्होंने एक फेक न्यूज़ बनाई और अभिनंदन को ये बता दी किया कि भाई उसने एक F-16 मारा है। आप इमेजिन करें कि उस स्क्वाड्रन का क्या मोराल होगा, उस फोर्स का क्या मोराल होगा जिसको हकीकत का पता था कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इन अभिनंदन ने, और अभिनंदन को खुद पता था, अभिनंदन ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि उसने कोई जहाज मारा है। सो एक फेक न्यूज़ बना के इतना बड़ा अवार्ड दे दिया, विच शोज कि उनकी पूरी जो एक कहानी है वो एक फेकनेस के ऊपर, डिसीट और लाई के ऊपर बेस करती है, जो एक्चुअली उनकी फोर्सेस के मोराल को बहुत हर्ट करती है। ये चीज़ जब आपकी फोर्सेस के अंदर इंटेग्रिटी ना हो, विल टू फाइट ना हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके मोराल को बहुत हर्ट करती हैं, जो कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया में और पाकिस्तान की फोर्सेस में बहुत मौजूद हैं। हमने इवन उस जहाज को नहीं क्लेम किया था जो उन्होंने खुद मारा था, एक हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कभी उस शिकार को ना अपने नाम में डालो जो कि आपने खुद नहीं किया हो। सो ये एक बात हो गई। दूसरा, मोराल के लिहाज से इंटरनेशनल मीडिया ने इनके मुतल्लिक बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, इनके अपने एनालिस्ट ने बहुत कुछ कहा है। अभी लेटली एक फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल पूरा आया है इंडिया के इसके ऊपर, एक उसने इंटरव्यू दिया है, सुशांत सिंह इनका एक कॉलमिस्ट है और जो डिफेंस एनालिस्ट भी है, जिसने एयरफोर्स के बहुत सारे चीफ्स का इंटरव्यू भी किया हुआ है। वो बड़ा क्लियरली ये चीज़ लिखता है कि सक्सेसिव एयर चीफ्स ने गवर्नमेंट को कहा कि हमारे पास इतने तैयारे नहीं हैं कि हम टू फ्रंट वॉर चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ सकें, बल्कि इतने भी नहीं हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट हम कोई मार्का कर सकें। लेकिन किसी गवर्नमेंट ने उनको उन पे कार्ड नहीं धरे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त उनके पास 45 की बजाय सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स हैं, और उनमें से 4-5 स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो MiG-21 और जैगुआर के हैं, जो कि कॉम्बैट रेडी स्क्वाड्रन्स नहीं हैं।
इसके अलावा Su-30 और MiG-29 जो रशियन जहाज हैं उनकी सर्विसेबिलिटी और रिलायबिलिटी 50% से भी कम है, जिसकी वजह से उनके जहाज भी अवेलेबल नहीं हैं और पायलट्स की जो रेशो है कॉकपिट की और पायलट की वो भी बहुत कम है। सो ये पूरा जो एक सिलसिला अगर आप देखें तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि उनके पायलट्स की, उनकी टेक्नोलॉजी की, उनके जहाज़ों की, उनकी स्पेस सपोर्टेबिलिटी की और एयरफोर्स की एज अ होल ना सिर्फ जहाज़ों की कमी है बल्कि मोराल की और विल टू फाइट की बहुत ज़्यादा कमी मौजूद है। और ये चीज़ आपको इस फाइट में भी नज़र आई जो एक बड़े मॉडर्न डे के लिहाज से लड़ी जानी चाहिए थी। उन्होंने जहाज़ तो ले लिए जो कि 5th जनरेशन जिसे कहते हैं वो राफेल को, लेकिन उनका जो वॉर फाइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो वही रहा जो कि पिछला 3rd जनरेशन है, जिसमें कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से एम्बेड नहीं किया विद देयर सिस्टम्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो राफेल एज अ होल और स्टैंड लोन कुछ काम नहीं कर सकता अगर उनकी ट्रेनिंग जो है वो 5th जनरेशन की नहीं हुई, उनका मोराल इतना हाई नहीं है, उनकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी नहीं है एंड दे डोंट हैव द विल टू फाइट। तो दे विल फेस दिस थिंग जो कि उन्होंने ऑलरेडी फेस की। और इस चीज के बाद अब उन्होंने अपने जहाज़ों को पीछे कर लिया है, अपने ड्रोन्स को आगे कर दिया है और ड्रोन्स की भी अगर आप हालत देखें तो उससे वो सिर्फ अपनी जो पिछली एक किस्म की उनकी जो इज्जत और जो एक थोड़ा बहुत डिग्निटी थी जो जितनी हर्ट हो चुकी है अपनी पॉपुलेशन को बताने के लिए उन्होंने ये ड्रोन के हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसके गिरने से लोगों पे इतना कोई असर होता नहीं है और ये इनके पास बेतहाशा मौजूद हैं ड्रोन्स एंड दे विल कीप यूजिंग इट। ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो इन ड्रोन्स का मकसद इनका सिर्फ यही है कि एक तो बड़े जहाज अपने इस्तेमाल ना करें जिनका इन्हें नुकसान दोबारा से भुगतना पड़ेगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को चैलेंज करें और सब्सिक्वेंटली उनको सैचुरेट करने की कोशिश करें या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और तीसरा इसका जो मैं ज़ाती तौर पे अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से समझता हूँ वो ये ऑब्जेक्टिव है कि ये हमारी अटेंशन डाइवर्ट करें टुवर्ड्स समथिंग और इनके इरादे कुछ दूसरे हों जिसमें वो डिसेप्शन वाला एलिमेंट भी हो। तो ज़ाती तौर पे मैं इस लम्हे जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको देखते हुए हमें उन पे यकीन होना चाहिए और ये भी यकीन रख इसमें आमिर साहब ये जो प्रिसिशन है जिस तरह से हमने इनको हिट किया है, अच्छा हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल आमिर मसूद साहब जो बात कर रहे थे, एक तो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे, जवाद फैजी साहब प्रिसिशन की, ट्रेनिंग की, जज्बे की बात कर रहे थे। भारत के अंदर वो जो हाल बयान कर रहे थे वो हमें सिर्फ वो फिल्मों में ही नजर आता है। हकीकत में फिर ये हाल है जो उनका हुआ है, जो हमने कर दिया है उनके साथ। और फिर साफी वो मैं ये चाहूँगी फैजी साहब कि इसमें ज़रा आप वो भी शामिल करें, ये जो सिखों की तरफ से इनको कहा गया है कि सिख जो हैं वो टैंक के आगे लेट जाएंगे लेकिन वो पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे, ये गुरु नानक की जन्मभूमि है, हम इस पर कब्जा नहीं करने देंगे और अटैक नहीं करने देंगे। लेकिन इसका जवाब हमें एक ब्रेक के बाद चाहिए होगा। जवाद फैज साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है इस सिचुएशन रूम के ट्रांसमिशन में। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जवाद फैज़ी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो सारी सिचुएशन है उसके हवाले से भी, और वहाँ पर अब आपको लग क्या रहा है, जो हालात हैं वो लग ये रहा है कि इंडिया जो है वो आतिश फिशा पर बैठकर पिकनिक मना रहा है। 135 से ज़ायद आपके यहाँ अलहदगी की मूवमेंट्स चल रही हैं, सिख आपके साथ नहीं है, जो बाकी कम्युनिटी है वो आपके साथ नहीं है, और आपके इवन के अपने जो दलित हैं उनके साथ जो आपने सलूक रखा हुआ है, तो फिर कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है? इस टेक्नोलॉजी पे कॉन्फिडेंस है, वहाँ भी आप हार गए। देखिए, ईमान तो उनके अंदर है नहीं, तयक्कुन तो उन्हें अपने ऊपर है नहीं, यकीन तो है नहीं। जिस तरह पहले भी आमिर साहब ने फरमाया कि वो उनके फ़ौजी का मोराल देख लीजिए, सूखी रोटियां खाने पे कितने खुदकुशी कर रहे हैं। और जो वहाँ पे मामलात हैं कि पिछले दिनों सबसे बड़ा फड्डा ये हुआ कि उन्हें वो जो है वो आब चाहिए, शराब चाहिए, और उस पर लड़ाई हो गई। ये मैं हैरान हूँ कि जिस कौम के फौजी इस बात पे लड़ रहे होंगे कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए और हड़ताल हो जाएगी और बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे और हाई ऑफिशियल्स को उसमें इन होना पड़ जाए, उनकी क्या हालत होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि वो कहा, इकबाल ने कहा था ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लिहाजा हमारे सिपाही वो है जो जिनकी ट्रेनिंग इस तरह से की गई है कि वो अगले महाजों पे, और हमारी तो ख्वाहिश ये है, वल्लाह मैं तो रोज़ दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत नसीब फरमा। लिहाजा हमें तो ऐसे घुटियों में हमारे शामिल किया गया है। माएँ दुआएं करके भेजती हैं कि बेटा इस वतन के लिए कट मरना, लेकिन पीठ ना दिखाना, इस तरह ना आना। लिहाजा हमारे जज्बे कुछ और है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए, अभी आपने बात की कि वो किस तरह भंगड़े डाल रहा है। लुड़ियाँ हमें भी आती हैं और डालेंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। ये हम जो फतह का जश्न मनाएंगे ना, उसके बाद इन्हें पता चल जाएगा। मगर असल बात यह है कि मैं ख़ुद भी अपने नाजरीन को भी आपकी वसाजत से ये कहना चाहूँगा कि ये जो गलत ख़बरें हैं, डिसइंफॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है, हिंदुस्तान उसमें भी बहुत आगे है। हमने मीम्स के अंदर तो उनको पिछाड़ दिया है, लेकिन वो फिर भी कोशिश ये कर रहा है, बैरून मुल्क से कोशिश कर रहा है। कभी अंदरून मुल्क हमारे जो 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 पुख्ता जहन नहीं है उनको डिट्रैक करने की कोशिश करता है, और वो इस तरह की चीजें चला रहा है कि हमने ये कर दिया, पाकिस्तान में यूं कर दिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। हम देखिए, हमारे नौजवान, आप देख लीजिए स्क्रीन पे भी आप दिखा रहे थे, मुसलसल वीडियोस आ रही हैं जहां ड्रोन को ऐसा हम मार गिरा रहे हैं। इसराइल का हिंदुस्तान के जरिए जो आया है हमारे तक, उस पर देखें हमारे नौजवान किस तरह नारे बुलंद कर रहे हैं, वो किस तरह इकट्ठे हो रहे हैं, वो किस तरह ये कह रहे हैं कि हम भी जिहाद के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, अगर हम पे वो मुसल्लत कर रहा है, और उसने मुसल्लत कर दी है। अभी मुझसे पहले भी ये बात कर दी गई। अब वापसी नहीं है, अब हमने बताना है, क्योंकि अब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मासूम बच्चे, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हमारी मसाजिद और कुरान पाक, इससे बढ़ के हमें कोई और चीज़ नहीं हो सकती। लिहाजा, और पिछले दिनों देखिए हमारे आर्मी चीफ ने भी जब बात की और हिंदुस्तान में आग लग गई उनके तन बदन में, जब उन्होंने दो कौमी नजरिया की दोबारा बात की, और फिर उन्होंने मौलवी कहना शुरू कर दिया, जो मर्जी कहो, क्योंकि हाफिज़ कुरान है, वो पूरी दलील से बात करते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा है, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। लिहाजा ये सारी चीजें जितना मर्जी वो अपने वो टोटे जोड़ के जो मर्जी चीजें फैलाने की कोशिश करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क हिंदुस्तान को पड़ना है। लेकिन सैयद मूसा साहब, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत इस पूरे खित्ते के लिए, उसकी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप देखें, शुरू में भी तमाम ममालिक उनसे, अमेरिका तक कह रहा था कि आप लोग इसकी तहकीकात करें। पाकिस्तान ने कहा है इससे फ़ायदा उठाएं, बग़ैर सबूत के आप इल्ज़ामात लगा के पूरे खित्ते को आप जंग की नज़र ना करें। लेकिन भारत ने ये सब कुछ किया। भारत ने फ्रांस को भी एम्बेरस कर दिया है। फ्रांस खुद परेशान है कि हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ बनाई थी। वो खुद कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि किसी कॉम्बैट में हमारा राफेल जो है वो गिर गया है, तबाह हो गया है, और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, इसको मार गिराया गया है। और जाहिर है कि जो कुछ भारत ने किया, इसे अमरीकी सदर ने भी बायसे शर्म करार दिया है। तो खुद आलमी बरादरी को पता चल गया है कि भारत कितना बड़ा खतरा है खित्ते की सलामती के लिए। बहुत अच्छी तरह पता लग गया जी। और पाकिस्तान जो बहुत देर से कहता आ रहा था, अब उस नैरेटिव को, उस स्टांस को मजीद तकवीत मिलती है। फ्रांस, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, या और भी अगर कोई सो कॉल्ड डिफेंस पार्टनर इंडिया के साथ बन के आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भेजेगा, उनको मैं एक वार्निंग दे दूं कि आप टेक्नोलॉजी तो बड़ी मेहनत के साथ बना के नहीं भेज रहे हैं, तो जिनको चलानी नहीं आती उनके आप हाथों में देंगे तो आप अपना ही नुकसान उठाएंगे।
क्रेडिबिलिटी भी आपकी इफेक्ट होगी, एम्बैरसमेंट भी आपको उठानी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर इश्यू की तरफ जाते हुए देखें, तहकीकात इंडिया करना इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर फिर सवाल यही उठेगा कि जी ऑक्यूपेशन, इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से वो इस चीज को ड्रेसअप करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, वो मजीद चीज जो अंदर से हॉल आउट हो जाएगी। बट मुझे इंडिया की तरफ से और हमारी जो सिविल मिलिट्री क़यादत है उनको फुल सल्यूट, क्योंकि काफी रैशनल रिस्पॉन्स रहा है। देखें, इंडिया कदम कदम पे गलतियां कर रहा है, क्योंकि कश्मीर के ऊपर से जो इंडिया की जो विसल जो थी वो ब्लो हो चुकी है। लोगों को अंदर से पता लग गया कि जी ये इंडिया के जो इर्द गिर्द के जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो बर्बरियत का जो इंतजाम है, ये सारी मशीनरी चलती कैसे है और पाकिस्तान को कैसे इसके अंदर एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तहकीकात की अपनी बात की, वो इंडिया ने नहीं करवाया। उसकी बेस के ऊपर फिर आपने पाकिस्तान के अंदर जाकर एडवेंचरिज्म किया, उसका भी आपको जवाब मिला। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो लोग ये कहना चाहते हैं कि जी इंडिया के अंदर थोड़ी सी भी अगर सलाहियत है कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ऑनर कर सके, भाई आपने जो वर्ल्ड बैंक रिटर्न जो आपने उस एग्रीमेंट को अबेयंस के अंदर रखने की कोशिश की, तो आपने ये मजीद सबूत दे दिया कि जी इंडिया जो है वो अमन के बिल्कुल ही खिलाफ इस खत्ते के अंदर। और अगर आप इंडिया की तारीख भी उठा के देखें, क्या कुछ आपने नहीं किया खत्ते के अमन को एंडेंजर करने के लिए। आपने श्रीलंका के अंदर बहुत पहले उनकी जब रेजिस्टेंस थी उसके अंदर आपने ट्रेनिंग कैंप अपने मुल्क के अंदर रखे, आपने उनकी फोर्सेस को ट्रेन किया। अब आप कहते हैं आपके उनके साथ बहुत अच्छे हालात हैं। अफगानिस्तान के अंदर आपने क्या किया, बलोचिस्तान के अंदर आप क्या करवा रहे हैं, और आपके जो ये ओवरऑल ऑपरेशंस हैं, कनाडा भी इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा जाना पसंद नहीं करेगा जब आपने सिखों को उनके टेरिटरीज के ऊपर आप अटैक करते हैं। अमेरिका के अंदर इंडियन बैक एक टेररिस्ट कैंपेन भी हुआ था जिसको उन्होंने फॉइल किया FBI ने। तो बहुत ज्यादा अंदर से इंडिया के इर्द गिर्द जो मोदी लेड हार्ड राइट एंटी मुस्लिम किस्म की जो कैंपेनिंग है, जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत प्रोमिनेंटली शो होता है, वो ऑन फील्ड तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान गोना पुट इंडिया टू द टास्क। आप आए यहाँ पे, आपको भी पता लगेगा कि होगा क्या। पर ओवरऑल इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, अभी भी सुनने में आया था इंडियंस इतने डेस्परेट हुए हुए हैं कि वो IMF ने कल पाकिस्तान के एक्सटेंशन के लिए मीट करना है। इंडियन ऑफिशियल अब ये हरबा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास इन्फ्लुएंस है कि जी हम IMF से रुकवा सकते हैं। भाई अगर IMF ने अगर आपकी बात सुननी होती, अमेरिका ने अगर आपकी बात सुननी होती, फ्रांस के जहाज अगर आपने चलाने होते अब तक हो गया होता। तो मुझे तो पाकिस्तान के नैरेटिव में तकवीत नजर आती है। और हाँ, अभी एक मुंह तोड़ जवाब आना है। अभी राजनाथ सिंह भी कह रहे थे, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, कि जी हम तो अमन वाले मुल्क हैं, सब कुछ है। ये एक्चुअली सिग्नलिंग है अपनी डोमेस्टिक इनसिक्योरिटीज की तरफ से, क्योंकि इंडिया की तरफ बहुत लोगों को जो दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, और जो दिखाया जा रहा है वो टोटली मुख्तलिफ है। तो आई थिंक वी शुड जस्ट वेट एंड वॉच, और जवाब आएगा और मुंह तोड़ आएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जवाद फैजी साहब, हर तरफ से जब आपको एक तो माली तौर पर भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, शर्मिंदगी, हजीमत का इस वक्त आपको सामना है, और आप अपने आप को एक सो कॉल्ड, वो कहते भी हैं कि बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर जो आपके हालात हैं सारी दुनिया उससे वाकिफ़ है। अब अगर आप ऑपरेशन सिंदूर, जिसको हमने तंदूर बना दिया, उसकी ब्रीफिंग देने के लिए ख़वातीन को सामने ले आते हैं ताकि मालूम हो कि ख़वातीन की कितनी अहमियत है। एक आपकी फोर्सेस में सिख खातून हैं जो ब्रीफिंग दे रही हैं, एक मुसलमान है, यानी लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब कोई हरबा चलने वाला नहीं है। विद इन इंडिया लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। जितनी वहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज़ रहती हैं उनमें से कोई एक भी आपके साथ नहीं होगा। इवन के जो फ़ौज में भी सिख लोग शामिल हैं वो भी आपके साथ लड़ने को तैयार नहीं हैं। तो फिर अब आपके पास बचा क्या? अब किस तरह से आप इस जंग को लड़ेंगे? फिर ये जो अब आप ड्रोन अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वही शर्मिंदगी है, डेस्परेट हो गए हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। देखिए, अभी आमिर साहब जिस तरह कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान की चाल भी हो सकती है कि वो मज़ीद कोई ऐसी कार्रवाई करे और हमें इस तरफ लगा दे, लेकिन हम बड़े चौकन्ना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तैद है, फ़ाल है। इनकी जितनी ये पहले तारीफ़ें करते थे, काश के हमारे पास राफेल होता तो हम ये कर देते और अभिनंदन वाला वाक़या ना होता, ए प्याजे अभिनंदन थे, ए प्याजे राफेल। अब तो अब बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अभी कुछ देर पहले आज जब ब्रदर मताउल्लाह तारड़ जो है कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि जो हमने इनके ड्रोन्स का हाल किया है ये वार ट्रॉफीज़ हैं और इनको हम म्यूज़ियम में रखेंगे और अपने बच्चों को दिखाया करेंगे, और यकीनन जो उधर गिर गए हैं वो भी अपने बच्चों को दिखाया करेंगे। मुझे तो हैरानी होती है उन खवातीन पे, वो जो हिंदुस्तानी फौज की आप जिक्र कर रही हैं, वो अपने बच्चों को क्या बताया करेंगे कि जहाज की में डिग्गा सी, खुद ही गिर गया था, नहीं हमने ऐसी कोई हरकत की थी। और मैं तो ये समझता हूँ आपने तो संदूर का तंदूर का, मैं ये चाहूँगा जितने मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो इस हैशटैग को मज़ीद आगे बढ़ाएं, ऑपरेशन विधवा। और ये विधवा होंगी उसकी वजह कि इन्होंने जिस कौम को ललकारा है, जिस कौम के बच्चों पे हमलावर हुए हैं, जिस कौम के जो है बुजुर्गों को इन्होंने नहीं बख्शा, ये जहन में रखें
कि एक तो हमारा तयक्कुन और यकीन अल्लाह पे तो है, लेकिन हमारा अपने बाजुओं पे यकीन है, और हम ये बताएंगे पूरी दुनिया को, उसकी वजह कि हम नीट एंड क्लीन हैं। हमने पूरी दुनिया को, जावेद इकबाल साहब और नाहिद चौधरी साहबा, हमने पूरी दुनिया को ऊंची आवाज में गुफ्तगू करके कहा कि ये देखो हम ये ऑफर कर रहे हैं, तहकीकात कर ली जाएं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल से बात हुई प्राइम मिनिस्टर की, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और वजीर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से बात की। सियासी और सिफारती अंदाज से बहुत बेहतर जो है वो दुनिया को अपना मौक़िफ़ बताने की कोशिश की, और हमारा जो नैरेटिव था, जो हमारा मौक़िफ़ था, उसे दुनिया ने सुना भी। हमारी इस ट्रांसमिशन में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। सैयद मूसा साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।